हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए अध्याय के साथ आए हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी यहाँ पर हम वर्ण के ऊपर विचार करने वाले हैं, परामर्श करने वाले हैं। वर्ण के ऊपर परामर्श करने वाले हैं, यानी अब इसमें जितना भी पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्ण वर्ण होता क्या है? वर्ण होता क्या है? इस सभी को हम बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। वर्ण, वर्ण के भेद वगैरह वगैरह जो होता है सब चीज पढ़ेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? तो पहला बात, वर्ण जो होता है किसी भी भाषा या फिर किसी भी शब्द का, किसी भी भाषा या फिर किसी भी शब्द का सबसे छोटा इकाई होता है। सबसे छोटी इकाई होता। अब छोटी इकाई क्या होता है? छोटी इकाई क्या होता है? छोटी इकाई क्या होता है? छोटी इकाई का मतलब है जहां पर कोई चीज जब टूटना बंद हो जाता है तब उसको हम छोटी इकाई कहते हैं। जब शब्द को तोड़ेंगे या फिर किसी भाषा जो बोल रहे हैं या फिर वाक्य हो गया, उस सब को तोड़ेंगे तो जहां पर वह टूटना बंद हो जाएगा उस चीज को हम वाक्य कह देते, वाक्य नहीं सॉरी, वर्ण कह देंगे। क्या कह देंगे? वर्ण कह देंगे। जहां पर टूटना बंद हो जाए वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे बोल देते हैं राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम आम खाता है। अब जब यह जो है एक वाक्य हो गया, अब इसको पहले अलग अलग शब्दों में तोड़ेंगे। तो एक राम अलग शब्द हो गया, आम अलग शब्द हो गया, और उसके बाद खाता अलग शब्द हो गया, है अलग हो गया। और उसके बाद अगर राम भी तोड़ सकते हैं, राम को भी तोड़ सकते हैं, राम को भी तोड़ सकते हैं। तो र में हलंत देंगे, आएगा आ बाहर, फिर धन का चिन्ह, मौ में हलंत लगाएंगे, आएगा अ बाहर। अब इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। लास्ट में हम इतना ही तोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं तो हो गया है। या जो है किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई है, किसी भी वाक्य का, किसी भी शब्द का सबसे छोटा इकाई है। इस र को हम क्या कह देंगे? वर्ण कह देंगे। इस आ को हम क्या कह देंगे? वर्ण कह देंगे। इस म को हम क्या कह देंगे? वर्ण कह देंगे। इस अ को हम क्या कह देंगे? वर्ण कह देंगे। यानी कि किसी कोई बड़ा बड़ा शब्द जब होता है या फिर वाक्य होता है उसको हम पहले तोड़ते हैं, और जहां पर टूटना बंद हो जाता है वही चीज क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वही चीज वर्ण कहलाता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। एक बात और, इसको अब नहीं तोड़ सकते हैं, इसका खंड नहीं कर सकते हैं, अब इसका अब टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से एक और परिभाषा बनता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण के दो परिभाषा बताए हैं अभी। पहला, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कह सकते हैं। और उसके बाद इसको हम अब तोड़ नहीं सकते हैं, इसका अब हम खंड नहीं कर सकते हैं या फिर टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। यहां से एक और परिभाषा निकलता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसका 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 खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा
नहीं किया जा सकता है, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो यहां तक समझ गए? समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। उसके बाद ये दो परिभाषा अगर समझ गए तो उसके बाद आता है तो वर्णमाला। वर्णमाला क्या होगा? वर्ण समझ गए, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है, इसका सबसे छोटी इकाई जहां पर टूटना बंद हो जाए वही छोटी इकाई होता है। ये छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और उसके बाद वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब इसको ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं खंड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है ये जो वर्ण देने वाले हैं, वर्ण दिया किसने? कौन ऐसे व्यक्ति है जो इस संकेत को बनाए हैं? इसको जो बनाने वाले हैं वो है पाणिनि जी। पाणिनि जी, यानी वर्ण का जो ये संकेत है यह किसने बनाया, किसने दिया? पाणिनि जी ने दिया। कौन दिए? पाणिनि जी। इसलिए इसलिए ही पाणिनि को व्याकरण का जनक कहा जाता है। इसलिए पाणिनि जी को व्याकरण का जनक कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ण समझ गए। अगर बात करेंगे व्याकरण के जनक, तो व्याकरण के जनक कौन होंगे? पाणिनि जी होंगे। व्याकरण के जनक पाणिनि जी होंगे। अब इसको समझ गए, वर्ण अगर समझ गए तो उसके बाद वर्णमाला समझना कोई भी बड़ी बात नहीं है। वर्णमाला नाम ही देखिएगा, वर्णमाला, 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 माला, 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 वर्णमाला, नाम में ही है माला। यानी अब सजावट करेंगे, वर्ण का सजावट करेंगे। यानी वर्ण को जब क्रमबद्ध तरीके से एक जगह इकट्ठा करके, एक जगह एकत्रित करके लिख देते हैं तो ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहता है। अब क्रमबद्ध तरीके से कैसे? अगर आप लिख रहे होंगे तो अ के बाद आ लिख रहे होंगे, आ के बाद ह्रस्व ई, ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई। ऐसा नहीं कि अ के बाद ए लिखते होंगे, ए के बाद औ लिखते होंगे, ऐसा नहीं लिखते होंगे। क्रमबद्ध तरीके से लिखते होंगे, अ के बाद आ आएगा, आ के बाद हर सही ही आएगा, और उसके बाद सभी को एक जगह इकट्ठा करके एक ही पेज में लिखते होंगे। वही उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण को क्रमबद्ध तरीके से जब इकट्ठा करके, एकत्रित करके लिख देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, समूह मतलब एक जगह इकट्ठा, वर्णों वर्णों क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर बात कीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होता है। यानी कि हम पढ़ते हैं 52 वर्ण पढ़ते हैं। अब 52 को तो लिख दिए, अब 52 को होता कौन कौन ये भी तो जानना है। तो देख लीजिए इधर 52 को पहला नंबर आता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की अगर बात कीजिएगा तो होता है 11 गो स्वर वर्ण, 11 गो। स्वर वर्ण के बाद अगर आगे बढ़िएगा तो अंग और आह मिलता है, उसको आयोगवाह बोलते हैं, उसको आयोगवाह बोलते हैं। तो आयोगवाह होता है 2 गो। आयोगवाह कितना? 2 गो। और उसके बाद अगर आगे बढ़िएगा तो मिलेगा स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन मिलेगा। स्पर्श व्यंजन जो होता है 25 गो होता है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो अंतःस्थ होता है, अंतःस्थ होता है। तो अंतःस्थ व्यंजन होता है, तो अंतःस्थ व्यंजन जो होता है 4 गो होता है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो उष्म होता है, उष्म व्यंजन जो होता है वो भी 4 गो होता है। उसके बाद आगे बढ़िएगा संयुक्त वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण वह भी 4 गो होता है। एक ऐसा होता है जो हम अधिकतर पढ़ने के वक्त लिखते नहीं है, उसको बोलते हैं डा ढा, डा ढा, डा ढा।
क्या बोलते हैं? डा ढा। ऐसे देख सकते हैं, इधर लिखते हैं, उसको बोलते हैं द्विगुण वर्ण बोलते हैं। द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण। द्विगुण वर्ण कितना होता है? दो होता है। कौन कौन होता है? तो एक ही होता है ड, और एक होता है ढा, नुक्ता वाला। दोनों ई ड ढ, नुक्ता लगा दिए, ड ढ, ड ढ। समझ गए? अब देख लेते हैं जोड़ के, 11 22 33, 33 20, 11 22, ओ सॉरी, आयोग बाहर दो गो लिखने के चक्कर में 22 लिख दिए। 11 2 13 होगा, 13 20, 13 20 33, 33 5 38, 38 4 42, 42 4 46, 46 4 50, 50 2 52, यानी 52 कितने वर्ण हम पढ़ते हैं? वर्णों की कुल संख्या 52 होता है, जिसमें स्वर 11, युवा 2 गो, स्पर्श 4 गो, संयुक्त भी 4 गो, और द्विगुण जो होता है वह 2 गो होता है। कौन कौन? डा ढा, डा ढा, डा ढा, डा ढा। उसके बाद कुल मिलाकर के जो वर्ण, पूरी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। अगर इतना बात समझ गए होंगे तो अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए एक लाइक तो बनता है। उसके बाद इतना समझ गए हो तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट पर लिख लीजिएगा, उसके बाद हम फिर बोर्ड क्लीन करेंगे। वर्ण समझ गए आप, वर्णमाला भी समझ गए। वर्ण, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। और कैसे होता है, क्या क्या उसमें होता है, वह सभी चीज हम आपको बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो मिलेगा वर्ण का भेद, वर्ण के भेद। अगर बात कीजिएगा तो वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला नंबर स्वर वर्ण, दूसर का नंबर व्यंजन वर्ण। अगर आधार की बात कीजिएगा, उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, यानी बोलने के आधार पर। किसके आधार पर? बोलने के आधार पर वर्ण को बांटा गया है दो भेदों में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, अब देखिए स्वर वर्ण कहता है कि हम रहेंगे, अकेले रहेंगे, किसी से कोई भी मदद नहीं लेंगे, लेकिन कहता हम अकेला कुछ भी नहीं है, जो भी है स्वरिक सहायता से, यानी व्यंजन मदद लेता है, नहीं लेता है। व्यंजन मदद लेता है, स्वर वर्ण लेता है, लेकिन स्वर वर्ण सहायता नहीं लेता है। सहायता लेता स्वर। यहां से परिभाषा बनता है, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेती हो उसे क्या, वैसा वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता लेती हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। सहायता लेगा व्यंजन वर्ण, सहायता नहीं लेगा स्वर वर्ण। और उसके बाद आता है कि स्वर वर्ण जो होता है उसका उच्चारण अपने आप होता है, किसी का सहायता नहीं होता, अपने आप होता है, स्वतः होता है। यानी होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे। अगर स्वर वर्ण की बात कीजिएगा तो दो परिभाषा बता। स्वर वर्ण यानी जिस वर्ण का उच्चारण, जिस की उच्चारण किसी अन्य वर्ण के, किसी अन्य के सहायता के बिना हो, सहायता के बिना हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो एक और बताए, जिसका उच्चारण यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः हो, जिस वर्ण का, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे स्वर वर्ण कहेंगे, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा समझ गए, यानी जो स्वर वर्ण होता है वह किसी के सहायता नहीं लेता, वह सहायता के बिना होता है। और व्यंजन वर्ण जो होता है वह सहायता लेता है।
व्यंजन वर्ण जो होता है वह सहायता लेता है। तो सहायता से ही परिभाषा बन गया। उसके बाद स्वतः करता है, यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो स्वर वर्ण, देखिएगा कि स्वर वर्ण की कुल संख्या जो होती है 11 होती है। स्वर वर्ण है। अब कौन कौन? अ होगा, आ होगा, ह्रस्व ई होगा, दीर्घ ई होगा, ह्रस्व उ होगा, दीर्घ उ होगा, री होगा, ए होगा, आई होगा। कुल मिला के 11 ये 11 जो होता है स्वर वर्ण होता है। अगर बात कीजिएगा तो अ को हम स्वर वर्ण ही क्यों कहते हैं, व्यंजन क्यों नहीं कहते हैं? एक बात याद रखिए, यहाँ पर उच्चारण के आधार पर बांटा गया है। ओ, अगर ओ को पढ़ते हैं तो सिर्फ ओ आता है, ओ सिर्फ ओ आ रहा है, उसके अलावा कोई भी दूसरा नहीं आ रहा है, इसलिए ओ को स्वर कहते हैं। अगर यहीं पर इसको पढ़िएगा, को पढ़ते हैं तो उसके साथ आता है ओ, को, इसके साथ ओ भी आ रहा है, इसके साथ अ भी आ रहा है, यानी कि मदद लिया है, सहायता लिया है, इसलिए कौन सा वर्ण हो जाएगा? व्यंजन वर्ण हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो जाएगा? व्यंजन वर्ण हो जाएगा। लेकिन इसको जब पढ़ते हैं, इसको जब पढ़ते हैं तो सिर्फ वही आता है। अ को पढ़िएगा, ओ सिर्फ ओ आया, आ सिर्फ आ आया, ई सिर्फ ई आया, ई सिर्फ ई आया, ऊ सिर्फ ऊ आया, ऊ सिर्फ ऊ आया, री। अगर बात कीजिएगा री, लिखने के आधार बात कीजिएगा तो लिखने के आधार पर या फिर नॉर्मली जब पूछा जाए स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे लिखने के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 10 होती है। सॉरी, बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है तो 10 होती है। अगर इसको बोलिएगा, पढ़िएगा, क्या पढ़ाता है? री पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? री, जिसमें र भी चला आता है। र जो एक ही व्यंजन वर्ण है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए अगर बात कीजिएगा बोलने के आधार पर री छट जाता है। बाकी बाद ए को पढ़िएगा, ए आई ओ औ, जिसको पढ़िएगा सब वही आएगा। तो नॉर्मली अगर पूछा जाएगा स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। बोलने के आधार पर स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है तो 10 होती है। बोलने के आधार पर स्वर वर्ण की कुल संख्या 10, स्वर वर्ण की कुल संख्या तो 11। आशा है कि आप समझ गए होंगे इतना। अब थोड़ा सा बोर्ड भर गया है, इसको मिटाना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। नोट अगर कर रहे होंगे तो और भी बेहतर है, रिवाइज करने के लिए अच्छा होगा। तो थोड़ा हम बोर्ड क्लीन करते हैं वीडियो पोज करके। आशा है कि आप स्वर वर्ण समझ गए होंगे बड़े ही बेहतर तरीके से। अब स्वर वर्ण के भेद की ओर बढ़ते हैं, स्वर वर्ण के भेद की ओर बढ़ते हैं। अगर स्वर वर्ण के भेद की बात कीजिएगा तो ये बहुत आधार आते हैं, लेकिन पूछा जाता, अगर अधिकतर पूछा जाता है बोर्ड में तो एक ही आधार पूछा जाता है स्वर वर्ण का, और वही पूछा जाता है मात्रा काल के आधार पर, या फिर उसी को हम कहते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा के आधार पर या फिर मात्रा काल के आधार पर या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो बात कीजिएगा स्वर वर्ण के भेद के बारे में, आधार पहले लिख देते हैं। मात्रा काल, मात्रा काल या उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर। तो मात्रा काल या उच्चारण में लगने बात करिएगा तो दो भेद होता है, जिसमें ह्रस्व स्वर और दूसर का आता है, दूसर का आता है ह्रस्व स्वर के बाद आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। इसमें अगर बात कीजिएगा तो हिंदी में दो होता है, अगर संस्कृत में है जिसमें तिसरका चलाता है
पुलुत स्वर। तीसरा चलाता है पुलुत स्वर। समय के आधार पर बांटा गया, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व स्वर, इसको मतलब होता है छोटा, ह्रस्व को मतलब होता है छोटा, और दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब बताइए अगर डिस्टेंस अगर छोटा है, डिस्टेंस छोटा है तो जाने में कम समय लगेगा, और डिस्टेंस यानी दूरी अगर बड़ा है तो जाने में ज्यादा समय लगेगा, अधिक समय लगेगा। यानी कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे हम कौन सा वर्ण कहेंगे? ह्रस्व स्वर वर्ण कहेंगे। कौन सा वर्ण कहेंगे? ह्रस्व स्वर वर्ण कहेंगे। क्या कि ह्रस्व मतलब होता है छोटा, और छोटा दूरी को तय करने में कम समय लगता है। और दीर्घ मतलब बड़ा, और बड़ा दूरी को तय करने में अधिक समय लगता है। और जब ह्रस्व स्वर से दुगना या फिर ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगेगा तब उसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। यानी वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, जिसके उच्चारण में वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, सबसे कम समय लगे, सबसे कम समय लगे उसे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर में जो लगेगा सबसे कम समय लगेगा। क्या है कि ह्रस्व को मतलब ही छोटा होता है, और छोटा दूरी में कुछ छोटा दूरी तय कीजिएगा तो उसमें कम समय लगेगा, अब बड़ा दूरी तय कीजिएगा तो उसमें अधिक समय लगेगा। तो सेम परिभाषा रहेगा, सेम परिभाषा है, सिर्फ वहां पर सबसे कम समय लग रहा है, यहाँ पर ह्रस्व से अधिक समय लगेगा। यानी वैसा वर्ण, वैसा वर्ण, वैसा स्वर वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, से अधिक समय लगे, से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व से ज्यादा समय लगेगा तो दीर्घ स्वर, और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगेगा तो उसे हम पुलुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पुलुत स्वर कहेंगे। यानी तीसरा जो आता है, तीसरा पुलुत स्वर, यानी वैसा स्वर वर्ण जिसमें सबसे अधिक समय लगे, वैसा स्वर वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में सबसे सबसे अधिक समय लगे, सबसे अधिक समय लगे उसे उसे पुलुत स्वर कहते हैं। उसे पुलुत स्वर कहते हैं। उसे पुलुत स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व मतलब छोटा, सबसे कम समय लगेगा। दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा है तो ह्रस्व से अधिक समय लगेगा। अब पुलुत में सबसे अधिक समय लगेगा, ये दोनों से अधिक समय लगेगा। यानी सबसे अधिक समय लगेगा तो दीर्घ स्वर, और सबसे कम समय लगेगा तो ह्रस्व स्वर। अब जिसमें सबसे कम समय लगता है उसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व से दुगुना समय इसमें लगता है द्विमात्रिक स्वर, तिगुना समय पुलुत में लगता है, इसलिए पुलुत को कहा जाता है। बात कर लेते हैं ह्रस्व स्वर होता कौन कौन सा है। यानी सबसे कम समय लगेगा ह्रस्व, कौन था? तो अ छोटा था, आ बड़ा हो जाएगा, ह्रस्व ई छोटा है, ह्रस्व उ छोटा है, और री भी छोटा है। ये री भी छोटा है। अगर बात की जाए स्वर वर्ण जो भी होता है, अ होता है, आ होता है, हर्ष ही, दीर्घ ही, दीर्घ ई,
हर्ष उ, दीर्घ उ, री ए आओ। तो इसमें अगर जो छोटा छोटा होगा हरस स्वर, जो बड़ा बड़ा होगा हरस स्वर। अब देखिए अ छोटा है तो हरस स्वर होगा, आ बड़ा हो गया तो आ क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। आ क्या छोटा है तो ई जो होगा हरस स्वर होगा। ई जो ई है दीर्घ ई बड़ा है, बाद ऊ जो है छोटा है, हरस ऊ छोटा है, इसलिए स्वर ये जो बड़ा है, ये बड़ा है, दीर्घ ऊ बड़ा है, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। बाकी बात कीजिएगा तो री जो है छोटका री है, ये छोटा वाला री है। री भी दो टाइप का होता है लेकिन यहाँ प्रयोग नहीं होता है। एक ये री होता है ये ठो, एक जो होता है ये ठो होता है, ये री एक ये री। ये बड़ा वाला होता है, छोटा होता है, पहले लिखे दिए। और उसके बाद ये चारों बड़ा होता है। चारों कैसे बड़ा होता है, सब वर्ण मिलके बना हुआ लगाते हैं तो आई बनता है, अ में उ लगाते हैं तो ओ बनता है, अ में ओ लगाते हैं तो औ बनता है। ये चारों जो होता है बड़ा होता है, यानी ए आई ओ औ, ये सभी बड़ा है, तो इसलिए दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो हरस स्वर की कुल संख्या क्या होगा, 4 गो होगा। हरस स्वर की कुल संख्या 4 गो, और दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितना होगा, 7 गो होगा। याद कीजिए कि स्वर वर्ग की कुल संख्या कितनी थी, 7 4 11 गो थी। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 गो, और दोनों को डिवाइड किए तो 11 गो। अब बाकी बात कीजिएगा, पुरुष स्वर संस्कृत का हिस्सा है, पुरुष स्वर संस्कृत का हिस्सा, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। अब बात कीजिएगा पुरुष स्वर मात्र एक ही होता है। अगर बात कीजिएगा कौन होता है, जैसे ओम लिखते हैं, ओम ओम, अगर इसको पढ़िएगा तो पुरुष स्वर जो है सबसे लंबा समय तक खींचता है, ओम ओम, सबसे लंबा समय लगता है इसी को पढ़ने में, इसी को पढ़ने में। तो ये जो होगा पुरुष स्वर हो जाएगा। और उसके बाद बताए थे कि हरस स्वर में सबसे कम समय लगता है, जिसमें सबसे कम समय वो एक मात्रिक स्वर। तो इसका दूसरा नाम जो होता है हरस स्वर के दूसरा नाम, हरस स्वर का दूसरा नाम जो होता है एक मात्रिक स्वर होता है। हरस स्वर का दूसरा नाम एक मात्रिक स्वर, हरस स्वर का दूसरा नाम एक मात्रिक स्वर, या फिर इसको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, या फिर मूल स्वर, यानी सिर्फ खुद से बना रहता है, जुटा हुआ नहीं रहता है, इसलिए मूल स्वर हो भी होता है। उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हरस्व से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में, इसलिए इसका इसको बोल देते हैं द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, या फिर जुटा हुआ रहता है। अगर आ का बात कीजिएगा, आ जो बनता है ओ और अ से बनता है, ओ और अ से जुटा हुआ है, और जब भी जुटता है तो उसको हम संयुक्त बोलते हैं, तो इसको हम संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं, संयुक्त स्वर। और उसके बाद पुरुष स्वर, एकरा सबसे एकरा तीन गुना समय लगता है, एकरा तीन गुना समय, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। पुरुष स्वर को हम बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को हम बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर या फिर संयुक्त स्वर, हरस स्वर को हम बोलते हैं एकमात्रिक स्वर या फिर मूल स्वर। तो हरस्व मतलब यार एक बात याद है, हरस्व मतलब छोटा होता है, और छोटा है कम समय लगेगा, जब कम समय लगेगा तो उसे हरस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ है, दीर्घ मतलब बड़ा है, तो हरस्व से ज्यादा ज्यादा समय लगेगा। अब पुलुत है, पुलुत में दोनों से ज्यादा समय लगता है, यानी सबसे अधिक समय लगता है, सबसे ज्यादा समय लगता है। और नाम ऐसे याद रखेगा, हरस्व स्वर एक नंबर पर आवे छे, एक मात्रिक स्वर, हरस्व स्वर एक नंबर पर आता है, एक मात्रिक स्वर, लेकिन ये रीजन नहीं है नाम देने का, सिर्फ बता रहे हैं कि एक नंबर पर आवे छे एक मात्रिक स्वर। तो हरस स्वर जो नाम देने का रीजन है सबसे कम समय लगता है, इसलिए एक मात्रिक स्वर कहते हैं, सबसे कम समय लगता है इसी रीजन से एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर से एक परिभाषा बनता है,
वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय लगेगा एक मात्रिक स्वर, दो मात्रा का समय लगेगा द्विमात्रिक स्वर, दो मात्रा का समय लगेगा द्विमात्रिक स्वर, और तीन मात्रा का समय लगेगा त्रिमात्रिक स्वर। यानी वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, तीन मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अगर इतना बात समझ गए हो तो इसका अगर इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं फिर मिठा कर आगे बढ़ें। तो इसी के साथ जो होता है स्वर वर्ण जो होता है खत्म हो जाता है। अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, ऐसे समझ तो गए ही होंगे, ऐसा बात नहीं समझे होंगे, ऐसा कोनो बात ही नहीं होता है, यहाँ पर समझ तो पक्का गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, स्वर वर्ण अब खत्म होता है। स्वर वर्ण से जितना क्वेश्चन पूछा जाता था वहीं तक पूछा जाता था, वहीं तक। अब आगे बढ़ते हैं तो व्यंजन वर्ण आता है। तो व्यंजन वर्ण सहायता लेता है कि नहीं लेता, आप बताइए, कमेंट कीजिए, सहायता लेता है कि नहीं लेता है। तो व्यंजन वर्ण सहायता लेता है, व्यंजन वर्ण सहायता लेता है, व्यंजन वर्ण सहायता लेता है। यानी वैसा वर्ण, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता ली जाती है, अन्य किसी, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की, वर्ण की सहायता ली जाती हो तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि सहायता लेगा वर्ण, सहायता लिया, सहायता लिया तो व्यंजन वर्ण, अन्य किसी वर्ण यानी और कौन सा वर्ण है तो स्वर ले सकता है, स्वर वर्ण की सहायता लेता है। यानी वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण, यानी अन्य कौन हो सकता है, स्वर वर्ण हो सकता है। यानी स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, लिया जाएगा तो व्यंजन वर्ण, सहायता नहीं लिया जाएगा तो स्वर वर्ण। उसके बाद अगर बात कीजिए व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होता है, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या, वह व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होता है। एक मिनट, उससे पहले एक चीज भूल गए, औ तक पढ़ाए थे, अंग अह बच गया था, अंग अह। एक बात याद रखिएगा, अंग को अनुस्वार भी पढ़ते हैं, अंग को अनुस्वार भी पढ़ते हैं, और आह को, और आह, और आह, आह को हम विसर्ग भी पढ़ते हैं, विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग को आयोग वाह कहा जाता है, अनुस्वर और विसर्ग को आयोग वाह कहते हैं, अनुस्वर और विसर्ग को आयोग वाह कहते हैं। अब काहे कहते हैं आयोग वाह, काहे कहते हैं, काहे कि नहीं स्वर का हिस्सा है, नहीं व्यंजन का हिस्सा है, नहीं यह स्वर में आता है, नहीं यह व्यंजन में आता है, लेकिन स्वर के साथ आता है। ध्यान से बात याद रखिएगा। तो अनुस्वर और विसर्ग को क्या कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं, रीजन है, रीजन है कहने का। नहीं या स्वर में रहता है, नहीं या व्यंजन में रहता है, सबसे अलग अलग नाम देकर के रख दिया गया है जिसका नाम है आयोगवाह। यानी अनुस्वर और विसर्ग को क्या कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं, अनुस्वर और विसर्ग को क्या कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं। इतना बात समझ गए। तो आयोगवाह की कुल संख्या कितना होगा, तो 2 होगा, आयोगवाह की कुल संख्या 2 होगा। आयोगवाह की कितनी संख्या होती है, तो 2 होती है। परिभाषा समझ गए होंगे व्यंजन वर्ण का। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होते हैं, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। अब 33 में अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क लिख
अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति आकर पूछ ले क को ही व्यंजन क को ही व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, अ को काहे कहते हैं, फ को ही व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, फ को ही व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, ई को काहे कहते हैं व्यंजन वर्ण, ई को स्वर ही काहे क्यों कहते हैं, व्यंजन काहे कहते हैं ई को, इसका रीजन है करा रहे हैं। तो को अगर इसको पढ़िएगा को 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 इसके साथ क्या आ रहा है, अ भी आता है। जब को पढ़ते हैं तो इसके साथ अ भी आता है, और जब इसके साथ कुछ आ रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि सहायता ले लिया है। जब यह सहायता ले लिया है, जब यह सहायता ले लिया है तो क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। वहीं इसको पढ़िएगा फ फ फ फ, इसके साथ भी क्या आ रहा है, ओ, इसके साथ भी क्या आ रहा है, ओ, साथ में आ रहा है तो इसका मतलब ये भी सहायता ले लिया तो फ भी हो जाएगा व्यंजन वर्ण। लेकिन जब अ को पढ़िएगा ओ, ये जो पढ़ते वही पढ़ाता है, ओ सिर्फ अ ही पढ़ाता है तो इसको हम बोल देंगे स्वर वर्ण। काय कि इसके साथ कोई दूसरा वर्ण नहीं आता है पढ़ने वक्त, सिर्फ अ ही आता है। अगर इसको पढ़िएगा ई सिर्फ ई आता है, इसके अलावा और दूसरा कोई चीज नहीं आता है, तो ये चीज भी क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण हो जाएगा। यानी जो अकेला आए स्वर वर्ण, जो किसी को साथ लेकर के आए उसको हम व्यंजन वर्ण कह देंगे, जो किसी को साथ लेकर आए उसे हम क्या कह देंगे, व्यंजन वर्ण कह देंगे। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होता है। कहां से कहां तक, क से लेकर के ह तक, क से लेकर के ह तक पूरा। सबसे अच्छा वर्ण कितना होता है, कुल मिला के 33 गो। पहला क के कहां तक, ह तक, क से ह तक, सीधा सीधे लिख देते हैं, क से कहां करके ह तक पढ़िएगा तो कितना आएगा, 33 गो आएगा। उसके बाद अगर इसमें बात कीजिएगा तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद, 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद, 3 भेद होते हैं। जिसमें पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा आता है स्पर्श व्यंजन वर्ण के बाद दूसरा आता है अंतः अस्त व्यंजन वर्ण, अंतः अस्त व्यंजन वर्ण, अंतः अस्त व्यंजन वर्ण। तेसरका आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। अगर बात कीजिएगा तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या जो होता है 25 होता है। अगर बात कीजिएगा तो 25 गो, कितना, 25। अब कौन कौन होता है तो गो, घ, अंगो, च, छ, ज, झ, इया। यही स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। स्पर्श व्यंजन कहां से, क से म तक। स्पर्श व्यंजन वर्ण कहां से कहां तक, क से म तक। ऐसे भी याद रख सकते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण क च ट त प, क च ट त, क च ट त प, कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप। ये पूरा का पूरा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। एक बात याद रखिएगा, भी 5 गो, ये भी 5 गो, ये भी 5 गो, ये भी 5 गो, ये भी 5 गो, सभी जो है 5 5 गया। जब 5 5 गो है
तो सोचा गया कि एक चीज कि इसको पूरा नहीं पढ़ करके क ख ग घ अंगो नहीं पढ़ के इसको हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, इसको हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। क से शुरू होता है तो इस पूरे का नाम दे दिया क वर्ग, इस पूरे का नाम दे दिया क वर्ग। च से शुरू होता है तो इस पूरे का नाम दे दिया च वर्ग। ट से शुरू होता है तो ट वर्ग। त से शुरू होता है तो त वर्ग। अब प से शुरू होता है तो प वर्ग। प से शुरू होता है तो प वर्ग। अगर कोई क वर्ग बोले तो इसका मतलब समझ लीजिए क ख ग घ अंग। अगर कोई च वर्ग सम बोले तो समझ लीजिएगा च छ ज झ इ ट वर्ग कोई बोले तो समझ लीजिए त थ द ध न। प वर्ग कोई बोले प फ ब भ म। यहां से एक बात और निकलता है कि देखिएगा तो स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्ग में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्ग में बांटा गया है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी आता है वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। रीजन भी है, क्या रीजन है तो कहा है इसको वर्ण में बांटा, वर्ग में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्ग में बांटा गया है। पूरे क ख ग घ अंगों को क वर्ग कहते हैं, पूरे इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग, इसको प वर्ग। तो वर्ग में बांटा है इसलिए उसी रीजन के कारण इसका दूसरा नाम भी दे दिया गया वर्गीय व्यंजन। उसके बाद स्पर्श व्यंजन वर्ण की परिभाषा नहीं जानी। कुल संख्या क्या होगा 25 होगा, 5 10 15 20 25। यहां से एक और बात समझाते हैं, इस पूरे वर्ण को प्रथम वर्ण कहा जाता है। ये दूसरा वर्ण आता है ख, ये इसको द्वितीय वर्ण कहते हैं। उसके बाद गो जो डो दो वो तीसरा वर्ण आता है, इसलिए चौथा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है घ छ ढ ध भ। चौथा अंग या नाना ये पांचवा वर्ण आता है, इसलिए पंचम वर्ण हो जाएगा। यानी तो जो है इस पूरे को प्रथम वर्ण को तृतीय चतुर्थी पंचमी। समझ गए इतना बात? तब परिभाषा जान लेते हैं। यानी हमारा जीव जो है, जीव कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ वायु अगर टकराता है, जीवा स्पर्श करता है, जीवा जो है इस आदि को स्पर्श करता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। कि वैसा व्यंजन वर्ण, वैसा अगर परिभाषा की बात करें, वैसा व्यंजन वर्ण, वैसा व्यंजन वर्ण जिसके जिसके उच्चारण में जिह्वा, जिह्वा मतलब जीव होता है, जिह्वा मतलब जीव, जिह्वा 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 कंठ 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 तालु मूर्धा दंत तथा ओष्ठ को स्पर्श करे। स्पर्श मतलब होता है छूना, जब छूता है जिह्वा, जीव जब छूता है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ को, जब छूता है तो को तथा ओष्ठ को स्पर्श करे तो उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जब जिह्वा यानी जीव कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ सभी को जब स्पर्श करता है, छूता है, तो उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर बात कीजिएगा तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 25 होता है, सभी को वर्ग में बांटा गया है, क वर्ग, सभी को यानी पांचों को प फ ब भ भ म को प वर्ग में बांटा गया, सभी को वर्ग में बांटा गया है, इसलिए इसका दूसरा नाम दिया गया वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन पहले वाला को प्रथम वर्ण कहते हैं, ख छ ठ द फ को द्वितीय वर्ण कहते हैं, ग ज ड द ब को तृतीय कहते हैं, घ झ ढ ध
भ को, चौथा अंगो योना म को पंचम वर्ण बोलते हैं। इतना बात याद रखेगा इसमें। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो आगे पढ़ने से पहले इसको नोट कर लीजिए, कहा कि बोर्ड भर गया है, इसको मिटाना है। आगे अंतःस्थ व्यंजन से पढ़ने से पहले हम दो चीज, एक चीज यानी एक चीज द्विगुणित वर्ण पढ़ लेते हैं। द्विगुणित वर्ण, द्विगुणित वर्ण याद रखिएगा। द्विगुण वर्ण बोले, द्विगुण वर्ण बोले या फिर द्विगुणित वर्ण बोले, द्विगुणित वर्ण बोले या फिर उत्क्षिप्त वर्ण बोले या फिर उत्क्षिप्त वर्ण बोले, सभी का एक ही नाम होता है। तीन नाम है, याद रखिएगा। एक ही को कहते हैं, इसको डा तथा ढा। डा ढा को द्विगुण वर्ण कहते हैं। पूछा जाएगा द्विगुण वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो दो होती है। द्विगुण वर्ण की कुल संख्या दो होती है। बस इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन अगर बात कीजिएगा, अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होता है। और कौन कौन होता है? यो होता है, रो होता है, यो होता है, रो होता है, लो होता है, वो होता है। ये चारों जो होता है अंतःस्थ व्यंजन होता है। अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। अगर बात कीजिएगा तो अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। यो, रो, लो, वो, ये चारों कौन सा वर्ण होता है? अंतःस्थ व्यंजन होता है। अंतःस्थ व्यंजन होता है। अगर इसमें भी बात कीजिएगा तो इसमें भी डिवाइड किया गया है। यो और वो, ये दोनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। यो और वो को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब अर्धस्वर काहे कहा जाता है? इसका रीजन भी है कि कभी जो है यो जो है कभी स्वर का काम कर देता है, कभी व्यंजन का, वो कभी स्वर का तो कभी व्यंजन का। अगर इसमें बोल दिए हम गई लिखने, गई, गई, इस तरह भी लिख सकते हैं गई, और इस तरह भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों को पढ़िएगा, गई, गई, उच्चारण सेम है। यानी ये जो यो है किसका काम कर देता है? स्वर का भी काम कर देता है, व्यंजन का भी काम कर देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। अगर बात की जाए, लिखिएगा कौवा, 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 उच्चारण सेम है, उच्चारण सेम है। कौवा, कौवा, उच्चारण सेम है, इसलिए इसको बोला जाता है। उच्चारण सेम है। वह कभी स्वर का काम कर देता है, कभी व्यंजन काम कर देता है, इसलिए यो और वो इस दोनों को कहा जाता है अर्धस्वर। अगर बात कीजिएगा उसमें र को कहा जाता है लुंठित वर्ण। र को लुंठित वर्ण कहते हैं, र को लुंठित वर्ण कहते हैं या फिर प्राकंपित वर्ण कहते हैं। लुंठित या प्राकंपित वर्ण, लुंठित या प्राकंपित वर्ण। र को लुंठित या प्राकंपित कहते हैं। याद कैसे करना है? र है, उल्टा याद रखना है। र लेते हैं ल वाला, र लेगा ल वाला तो लुंठित हो जाएगा। और वहीं अगर बात की ल जो होता है पार्श्विक वर्ण होता है। पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण, ल को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण। अब बाकी बात र को लुंठित वर्ण कहते हैं या फिर प्राकंपित वर्ण कहते हैं। र है तो ल लेगा, तो र है तो ल लेगा तो लुंठित हो जाएगा। ल है पार्श्विक वर्ण, यानी ल र वाला ले लेगा, ल र वाला ले लेगा। ये पार्श्विक, ये र याद रखिएगा यहाँ से। और उसके बाद र जो है ल वाला ले लेगा, तो र लुंठित ल पार्श्विक वर्ण। इतना ही क्वेश्चन अर्धस्वर से पूछा जाता है। अति अर्धस्वर, वो अर्धस्वर से पूछा जाएगा अर्धस्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अर्धस्वर की कुल संख्या 2 होती है। यो तथा वो को कौन सा वर्ण कहा जाता है? तो अर्धस्वर कहा जाता है। र को क्या कहा जाता है? तो लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। ल को क्या कहते हैं? तो पार्श्विक कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होता है? यो, रो, लो, वो होता है। ये समझ गए। तो उसके बाद अब आता है उष्म व्यंजन। इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करने में इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। उसके बाद उष्म व्यंजन और संयुक्त वर्ण की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए, अंतःस्थ व्यंजन भी खत्म होता है, अब आता है उष्म व्यंजन। तो जिस तरह अंतःस्थ व्यंजन कुल संख्या भी 4 था, उसी तरह उष्म व्यंजन का भी कुल संख्या 4 और संयुक्त वर्ण का भी कुल संख्या 4 होता है। उष्म वर्ण अंतःस्थ व्यंजन वो तक था, वो के बाद आता है श, 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 आई, ह।
ये चारों कौन सा वर्ण होगा? ऊष्म व्यंजन वर्ण होगा। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। श को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? इस सब में से कोनो एक रहेगा और वही सही मारिएगा आप। उसके बाद अगर संयुक्त वर्ण की ओर चलिएगा तो संयुक्त व्यंजन के वर्ण, संयुक्त वर्ण की भी कुल संख्या 4 होता है। हाँ के बाद क्या आता है? अच्छो आता है, यानी छ, त्र, गियो, गियो, इसको जियो भी पढ़ा जाता है, गियो को जियो भी पढ़ा जाता है। उसके बाद था स्रो, स्रो, छत्र गियो स्रो, छत्र गियो स्रो। इस छ, अब बताइए संयुक्त वर्ण कहा गया? कहा कि संयुक्त मतलब हम पहले बता चुके थे, जब कोनो चीज जुट के बनता है तो उसको हम संयुक्त बोलते हैं। जुट के जब बनता है तो ये चारों जो है, चारों ये जुट कर बना होता है 1.5 गोश, 1.5 गोश। कैसे देखिएगा 1.5 गोश? एक अक्षों, अक्षों कैसे बना होता है? आधा गो क और उसके बाद पूरा मूर्धनी स, पूरा आधा 1.5 गो। उसके बाद तरों कैसे बनता है? तो याद रखिएगा आधा तो और रो। उसके बाद जियो, यानी जियो, जियो कैसे बनता है? तो आधा गो जो और पूरा इयो। सरो कैसे बनता है? तो आधा गो तालव्य शो और रो, तालव्य शो हलंत धन रो। तो एक बात याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षों कैसे बनता है? तो आधा को धन मूर्धनी सौ से क्या बनता है? अक्षों बनता है। त्रों कैसे बनता है? जियो कैसे बनता है? सरों कैसे बनता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। उष्म व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन होता है? तो उष्म होता है 100 और संयुक्त वर्ण कौन कौन होता है? छत्र जियो सरो। छत्र जियो सरो संयुक्त होता है। उसमें भी एक बात याद रखिएगा, इस सरों को एक और चीज कहा जाता है, मिश्रित वर्ण कहा जाता है। सरों को क्या बोला जाता है? मिश्रित वर्ण बोला जाता है। सरों को क्या बोलते हैं? मिश्रित वर्ण बोलते हैं। सरों को क्या बोलते हैं? मिश्रित वर्ण बोलते हैं। तो इसी के साथ जो होता है हमारा चैप्टर वर्ण विचार का, वर्ण विचार का, इस पर परामर्श यानी विचार करना खत्म करते हैं। अब वर्ण विचार खत्म होता है। अब अगर समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलिएगा। कहा है कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी बड़े ही मजेदार तरीके से आसानी से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा। अब बाकी बात बता देते हैं कि अगर इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं, इसका पीडीएफ नोट तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 62, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज, कौन सा मैसेज? तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज, जब व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो यहाँ पर बोलिएगा कि हमको जो है हिंदी के हिंदी के पेड ग्रुप में जोड़ दीजिए। किसका? हिंदी के, हिंदी के, हिंदी के पेड ग्रुप, हिंदी के पेड ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपको जोड़ दिया जाएगा तब। और इसका जो चार्ज होगा, इसका जो चार्ज होगा बहुत ही न्यूनतम होगा, बहुत ही न्यूनतम होगा। सरप्राइज है, थोड़ा रहने दीजिए, बहुत ही न्यूनतम है। इतना बात समझ लीजिए कि आप उतना रुपया जो है पूरे दिन में खर्चा कर देते होंगे, बस उतना ही रुपया है। तो एक दिन अगर बचा लेते हैं तो उससे आप इससे पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। सिर्फ व्याकरण का ही नहीं, पूरे हिंदी का भी नोट्स मिलेगा। पूरे हिंदी क्लास 10th का हिंदी व्याकरण जितना भी नोट्स आएगा सभी प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद जितना भी नोट्स आएगा, जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, वीवीआई सब्जेक्टिव होगा, वह सभी जो है इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा, इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब क्लास खत्म करते हैं, समय भी ज्यादा हो गया है। तो इसी के साथ बाय।